Begin with the first item in the list of business, that is new members to take oath or affirmation. Secretary General, please. Ma'am, do you want to take an oath or affirmation? I am Raisi, having been elected a member of Lower House of Youth Parliament, do swear in the name of God that I will be bear true faith and allegiance that Constitution of India. By law established that I will be uphold and sovereignty and integrity of India, that I will be faithful discharge duties upon which I am about to enter. Would you like to take an oath or affirmation? हिंदी में मैं शिखर पूर्वी जो युवा संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ हूँ, मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। She is the recipient of Padma Bhushan Award, Padma Vibhushan Award, Dada Saheb Phalke Award and Maharashtra Bhushan Award. In recognition of her contribution to the nation, she was awarded Bharat Ratna, India's highest civilian honor in 2001. She is also the recipient of France's highest civilian honor, the Officer of the National Order of Legion of Honor in 2007. Born on 28 September 1929, she was the eldest child of great classical singer and theatre actor Dinanath Mangeshkar. She was a philanthropist and an active social worker. She was the Member of Parliament, the Upper House Rajya Sabha from 22nd November 1999 to 21st November 2005. After her successful career in music, spanning over 7 decades, she died on 6 February 2020 at the age of 92, leaving the nation in tears. I express my rich tributes to the heavenly singer. हृदय में अधिक दुख के साथ आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। भारत की स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के निधन पर मेरे और मेरे समस्त सदन की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लता जी के निधन से कला तथा सांस्कृतिक धरोहर को एक भारी क्षति पहुंची। उन्होंने अपने गीतों से समूचे देशवासियों को मुक्त किया और शायद ऐसी कोई भाषा होगी जिसमें श्री लता जी के स्वर आलोकित न हुए हों। मुझे उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्होंने भारतीय फिल्म जगत के बदलाव को करीब से देखा है। फिल्मों से परे वे भारत के विकास के प्रति भी भावुक थी और एक समृद्ध राष्ट्र देखना चाहती थी। मैं समूचे देशवासियों की ओर से लता मंगेशकर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। Tributes to the departed soul on behalf of the opposition. भारत की स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके गानों ने हमें अभिभूत किया है। आज वे हमारे बीच नहीं है, मगर उनके गाने हमें सदा लुभाते रहेंगे और जीने की सही राह बताते रहेंगे। मैं शोक में डूबे उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं भेजने के लिए खुद को और अपनी पार्टी को जोड़ना चाहता हूँ। धन्यवाद महोदया। शांति शांति शांति। I would like to call upon Honorable Prime Minister to introduce new ministers. Introducing to you and through you to the House my new ministers, Minister of Technology, Mr. Lalit Chaudhary, and Minister of Civil Supplies. Starts. Question number 101, Ashish Barkade ji. अध्यक्ष महोदया, क्या कृषि मंत्री सभागृह को यह जानकारी देने की कृपा करेंगे कि देश में कृषि संसाधनों की बढ़ती कीमतें तथा कृषि लागत के अनुपात में गत कुछ वर्षों में नाममात्र बढ़ोतरी की गई है। जहां लागत मूल्य आसमान छू रहा है, वहीं कपास और सोयाबीन जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख उत्पाद हैं, इनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस में काफी वृद्धि की गई है। क्या ये सही में पर्याप्त है? अध्यक्ष महोदया, माननीय सभा सदस्य जी का जो दूसरा प्रश्न है वह मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। अभी तो इनके व्यंग को समझते हुए
मेरा ये कथन व्यंग नहीं है, शायद मंत्री जी के लिए हो। यह किसानों की परिस्थिति है, जहां सामान कमोडिटीज के मूल्य वृद्धि पूरी तरह से अनियंत्रित है। वहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस में नाम मात्र वृद्धि विगत 10 वर्षों में पहली बार की गई है। क्या सही में यह पर्याप्त है? किसान का जीवन खुशहाल बनाने चल पड़े हैं। हम किसान का जीवन खुशहाल बनाने चल पड़े हैं। आज तक तो ठगा जाता था मेरा किसान भाई, आज से अपनी किस्मत चमकाने चल पड़े हैं। महोदया, विगत कई सालों से मेरे चुनाव क्षेत्र के लोग खराब रोड से उठ चुके हैं। कोविड उपरांत रास्तों का तो खर्च हुआ है। हाँ, कहने के लिए कंक्रीट रोड का निर्माण किया गया था, मगर 1 साल के अंदर भावी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस बीच अकोला के लोग भूल चुके हैं कि अकोला में शिवनिया केंद्रीय शासन के सिविल एविएशन मंत्रालय कुछ ध्यान दे तो इसका विस्तार कर नागरिक उड़ाने सफलतापूर्वक हो सकती है। मैं माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री से पूछना चाहूंगी कि शिवनी एयरपोर्ट के विस्तार में कुछ प्रस्ताव आपके विचाराधीन हैं। मुझे खेद है आपके निर्वाचन क्षेत्र की रोड की दुर्दशा के लिए, जो कि राज्य सरकार के अधीन है। एक प्रश्न है। Honorable Minister, please, without making any sarcasm. सॉरी मैम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी से इस टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। अभी तो आपसे निवेदन है, शिवनी एयरपोर्ट का विस्तार करें। माननीय महोदय जी, मैं आपके जरिए समुद्र सदन को यह बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने उड्डयन क्षेत्र बढ़ाने का निर्णय लिया हुआ है। शिवनी एयरपोर्ट के लिए 1800 मीटर लंबी एयरक्राफ्ट की जरूरत है, जो कि फिलहाल सिर्फ 1400 मीटर की है। हमने पिछले 3 सालों में 60 एकड़ जमीन प्राप्त करी है, परंतु विस्तार के लिए 20 एकड़ शेष है, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। एयरपोर्ट इसका भुगतान करने के लिए तैयार है, परंतु यह प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा पिछले 3 सालों से प्रलंबित हुआ पड़ा है। धन्यवाद। 103, Honorable Member Harshita Aliwal ji. Still prevalent in private and organized sectors. Every government has committed to reduce the child labor. But is it not the fact that Ministry of Labour employs child labor only the children doing the hazardous work? May I know from the concerned ministry whether they are planning to redefine its ambit? Please. Honorable Speaker, Madam, I would like to tell the member and this August House that our government is committed to giving a free and conducive atmosphere for children. As far as limited connects pointed out by the Honorable Member, the Ministry of Labour takes a work of hazardous kind as child labour in the context of children. Satisfied with the answer of the Ministry of Labour? Can I expect the answer from the Prime Minister? Let the minister complete his answer. Then if Prime Minister likes, he will intervene. Thank you, Madam. Madam, a committee is already formed to redefine child labour in the context of Labour Department, and during next month, it would be tabled its report, and I assure the House that our stand on child labour is univocal, though it does not come in my capacity. I may bring to your notice that any offence of child labour register would be not read only in the context of law and not in the clause of Ministry of Labour. Thank you, Madam. Child labor is a complex problem. It is the problem of present and future. The government will set up a joint committee involving the Ministry of Labour, Ministry of Child Development and Welfare, and Ministry of Education to eradicate the problem of child labor from its unorganized sector and to create a comprehensive policy for ensuring the holistic growth of children. 104, Honorable Member Shrishti Verma ji. Thank you, ma'am. Honorable Speaker, ma'am. So my question is to Minister of Education. It could partially be read in the light of earlier session on child labor. School dropout has been on the rise. Pandemic COVID-19 may be one of its causes. I want to know the current dropout rate of the children and
and what measures are taken by the government to overcome this issue? Whether any new strategies are adopted or not? Education Minister, please. Although child is the most potential asset for every country, our education system has been facing the problem of students dropout. A survey by a statistical office has revealed that around 19.5% students are dropout. 17.5% dropout at the secondary level, whereas 17.8% dropout at the upper primary level. If this is the dropout rate, what is Ministry doing, Mr. Minister? A series of measures, including midday meal schemes, are implemented. Free books, free school uniform for primary students, free health checkups, and are held under the new education policy. Two initiatives will be undertaken to curb the problem. First is to provide efficient infrastructure to all the students, and second is to provide innovative and alternative education centers for the children of migrant laborers. Thank you. Question number 105, Honorable Member Shrishti Malviya ji. महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में गौतम बुद्ध तथा महात्मा गांधी का यह देश क्या पहल करेगा तथा विभिन्न देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है? यूक्रेन द्वारा मांगी गई मदद पर भारत का क्या रुख है? क्या भारत यूक्रेन द्वारा मांगी गई मदद पर कोई मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी? धन्यवाद। दुखद त्रासदी है कि रूस और यूक्रेन के बीच विवाद जारी है। हमारा देश सदियों से शांति का पक्ष कर रहा है। सभी मसलों का हल बातचीत तथा कूटनीति से हो सकता है, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अगुवाई से हमारा मंत्रालय परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन तथा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बातचीत भी की है तथा दोनों पक्षों को बातचीत का प्रस्ताव भी अग्रेषित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदया, रशिया और यूक्रेन के बीच का विवाद द्विपक्षीय है और इसका समाधान बातचीत से संभव है, यह हमारा दृढ़ विश्वास है। इस बीच हमारी ओर से किसी को भी सैन्य मदद प्रस्तावित नहीं की गई है। हाँ, यूक्रेन में हो रही भारी तबाही के चलते बड़ी मात्रा में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। धन्यवाद महोदय। 106, Honorable Member श्रेयांश मानकर जी। आपदा का सबसे बड़ा कारण रही है। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के सारे तमाम देश शामिल हैं। जिस पर स्वास्थ्य संबंधी त्रुटियों के कारण सबसे ज्यादा मानवीय क्षति भारत में ही हुई है। आगे WHO के आंकड़े भी यही कहते हैं। इसीलिए मैं ये जो मानवीय क्षति भारत में हुई है उसका सही मूल्यांकन क्या है और इसके लिए, इसके रोकथाम के लिए जो अभियान चालू किए गए हैं, जैसे टीकाकरण का अभियान, उससे इसमें क्या सहायता हो। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए आपदा प्रबंधन की प्रशंसा अमेरिका, जर्मनी और WHO ने कई बार की है। इस त्रासदी में आज भी कई देश अछूते नहीं रह पाए हैं। कोरोना के अब तक कुल 4,31,16,000 मरीज सामने आए हैं, जबकि 5,24,180 मरीज कोरोना से मृत्यु हुई है और 4,25,70,000 मरीज इस बीमारी से मुक्त हुए हैं। जहां तक अभी WHO द्वारा किए गए आकलन का प्रश्न है, मैं समस्त सदन को ये बताना चाहूंगा कि ये आकलन बहुत ही गलत ढंग से किया गया है और भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर आपत्ति भी उठाई है। धन्यवाद मैम। एक तरफ माननीय मंत्री जी WHO द्वारा की गई प्रशंसा के बारे में बताते हुए थकते नहीं और दूसरी ओर विश्व संगठन के आकलन पर प्रश्न उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय सरकार द्वारा कोविड महामारी की रोकथाम के लिए स्वतंत्र तथा पारदर्शी व्यवस्था विकसित की गई है। जब भारत में कोविड मामलों के रजिस्ट्रेशन सभी अस्पताल, निजी अस्पताल तथा ग्रामीण विकास केंद्र में हो रहे थे, तब स्वतंत्र व्यवस्था की गई है,
जो कि पूर्ण पारदर्शी है। इस दौरान WHO कोविड मामलों का गलत अध्ययन कर हमें गलत आकलन देती है। मैं समुच्च सदन को ये बताना चाहूंगा कि भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। जहां तक टीकाकरण का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छे रूप में सामने आया है और मैं सारे समुच्च भारतवासियों से ये अनुरोध करूंगा कि वे कोविड प्रोटोकॉल्स पर फॉलो करते रहे। धन्यवाद मैम। ऑनरेबल मेंबर नियाशा धुर्वे जी यह बात बताने का कष्ट करेंगे कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण हो रही मौतों और अशांति में कोई कमी आई है या नहीं। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रश्न के पहले हिस्से के संदर्भ में कुछ आंकड़े हैं जो मैं सदन में बैठे सदस्यों के समक्ष रखना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में 2018 में 417, 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 में 229 हो गए। मई 2014 से अगस्त 4, 2019 तक इन हमलों में 107 नागरिकों एवं 406 सुरक्षा बलों की शहादत हुई, जबकि 5 अगस्त 2019 से नवंबर 2021 तक 80 नागरिकों एवं 99 सुरक्षा बलों की शहादत हुई। महोदया, इन आंकड़ों से साफ है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी आई है। सेना हर प्रकार की आतंकी गतिविधियों पर नजर रख रही है। आतंकी अभी तक किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम देने में असफल हुए हैं। धन्यवाद। Any supplementary questions? Yes, ma'am. What are the plan of government in context of giving statehood to Jammu and Kashmir? Minister, please. Regarding Union Government strategy to give states to Jammu and Kashmir, the government is very minutely monitoring the situation of Jammu and Kashmir. Everything is going fine, but there are few people have been trying to create an atmosphere of unrest in the valley. The government is tackling any such situation along with army. The election process is going to start soon. After the election, the situation will be monitored and Jammu Kashmir will be given statehood on appropriate time. Thank you. 108, Honorable Member Ashutosh Shinde ji. To Honorable Women and Child Development Minister that what are the steps taken by the government to promote the health condition of children and women? Of Women and Child Development, please. The Government of India, under the leadership of Prime Minister Modi, is committed to ensure the nutritional needs of children, pregnant and lactating women are met. The Honourable Member's expression about the reduction in budget. I have previously, along with the MOS, Ministry of Women and Child Development, answered to this very august House that the given revised expenditure of our ministry, we have ensured that not a penny is spent less on the nutritional needs of all states, which include the state of Odisha. We are in continuous engagement that the state government to ascertain in their infrastructure and nutritional needs of the project Odisha. Thank you. Yes, ma'am. Further, the question basically understand the problem of aspirational districts are taken to address this issue, which are not under the category of aspirational districts. Honorable Minister of Women and Child Development, please reply. The anomaly expressed by the Honourable Member needs to be corrected. Poshan Abhiyan is an effort of the Government of India across all districts and all states of the country. And I am very happy to express on the floor of this House that for the first time in the history of independent India, there have been government before the Modi government who have not given instruments in Anganwadi so that the child can be measured or can be weighed. It is under Poshan Abhiyan that Honourable Prime Minister ensures not only measuring devices are given to Anganwadi, but even every Anganwadi now is covered with smartphones, so that the data can automatically be generated about beneficiaries that need to get enrolled and benefits that are to be approved to them. Ma'am, in the month of March, Mission Poshan was launched by the government, and I am happy to say that in just 3 months, we have had every Anganwadi now digitally connected to the Government of India. 109, Honorable Member Shishti Yadav ji.
मैं माननीय ग्रामीण मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्यों भूमंडलीकरण के बावजूद शहरों और गांवों के बीच की खाई घटने के बदले और भी चौड़ी हुई है। इसे कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? डेवलपमेंट प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा संसद में बताना चाहूंगी कि सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हमने 2 माह पूर्व भी राज्य सरकार को 32,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। इस क्षेत्र में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का भी काफी योगदान रहा है। और जहाँ तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात है तो हमने इसके हेतु भी काफी कदम उठाए हैं, जिसमें प्रत्येक विषय हेतु शिक्षक, कंप्यूटर की सुविधाएं आदि भी शामिल है। धन्यवाद मैडम। Any supplementary question? महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि गांव के विकास हेतु तरह तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, बावजूद इसके गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा? डेवलपमेंट प्लीज। मैं आपके द्वारा संसद में बताना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा जो तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं में सरकार ने अपना विशेष समय और योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर उन्हें रोजगार का इंतजाम दिया जा रहा है। विद्यालय, सड़क, बिजली आदि की सुविधाएं देकर इसे विकास की मुख्य धारा में शामिल कर लेंगे और शीघ्र इसके फायदे हमें नजर आएंगे। धन्यवाद मैडम। Let's move on to the next item in the list of business, which is breach of privilege. A serious breach of privilege has been committed by the leading newspaper of Delhi while committing the recommendations of the People Account Committee. The paper has attributed dishonest motive, and I request you to allow me to raise a question on that matter now. Given me the notice of it earlier, you may give me due notice and a copy of paper cutting, and I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. Madam, I have given the notice of the same at 10 a.m. today. And when it comes to me, then I shall consider it and let you know my decision. From the upper chamber. Secretary General, to report the message from the upper chamber of Youth Parliament. I want to report the following message received from the Secretary of the Upper House of Youth Parliament. In accordance with provisions of Rule of Procedure and Conduct of Business in the Upper House of Youth Parliament, I am directed to enclose a copy of Illegal Migrants Determination by Tribunals Bill 1988, which has been passed by the Upper Chamber at its sitting held on June 18, 2022. Bill as passed by the upper chamber. Madam, I lay on the table of the House a copy of bill as passed by the upper chamber. Honorable members, I have an announcement to make on behalf of the House. It is my great pleasure in extending a warm welcome to His Excellency Mr. Palash Nandi, the Speaker of Danish Parliament, and other members of Danish parliamentary delegations who are on a visit to India as our honored guests. Of the Danish parliamentary delegation, Ms. Rishita Mehta, Deputy Speaker of Danish Parliament. They are now seated in a special box. We wish them a very happy and fruitful stay in our country. The Queen of Denmark, the Prime Minister, the Parliament, and the friendly people of Denmark. Namaste, Honorable Speaker, and all members of Parliament. Today, we are extremely privileged as you invited us to the Grand August House. Today, for the first time, we experience the glory of Indian Parliament. We are very thankful to you. We also extend a warm greeting from the Queen of Denmark. Thank you, Madam. August House, and we thank India for the conquest. Greeting to Her Majesty, the Queen of Denmark. Take the calling attention motion for government clarification in relation with GST implementation in our country. The leader of opposition is to call on government attention on GST implementation and its impacts. मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जीएसटी लागू होने के कारण आम जनता को गोलगप्पे खाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी
50 रुपए से ज्यादा गोलगप्पे खाने पर पैन कार्ड दिखाना होगा और 100 रुपए से ज्यादा गोलगप्पे खाने पर आई कार्ड विभाग जानकारी मांग सकता है। महोदया, इस कर को लेकर, इस बिल को लेकर वर्तमान कर डाटा संशय में है। कर प्रणाली एवं उत्पादों के वर्गीकरण को लेकर चीजों की कीमतें तय करने में दिक्कतें आ रही हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को भारी दाम चुकाना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस संबंधी सभी संशय एवं चिंताओं को दूर करें। Honorable Finance Minister, please. Honorable Speaker Madam, I would like to convince all the members of the House that GST will help to boost India's economy and citizens of the nation. With the permission of Honorable Speaker, I would like to mention that white papers will be tabled in the House which will contain all the future plans and implications of GST. Madam, I would like to break the notion of my friend that GST has become VIP today, building a new India through one nation, one market and one tax. GST brings benefits to all. GST, a boon for household. It is Commonwealth friendly. Huge number of items are exempt in 5% bracket. Products ranging from idli dosa butter to kitchen gas or lighter may cost cheaper as GST Council has lowered the price of these commodities. Madam, GST brings simplified tax structure, that is reduction of multiplicity of taxes, harmonization of law procedure and fixed rate of tax across the country. Madam, GST is going to create one economic India by the free movement of goods and services throughout the country and strengthen the sense of nationhood and unity. Thank you, Madam. जैसे माननीय सदस्यों ने भी बताया, जीएसटी के लागू होने से हमारे देश में उथल-पुथल मच गई है। मैं यह जानना चाहूंगी कि जीएसटी का प्रभाव सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी पर क्या होगा? Honorable Finance Minister, please. Speaker Madam, I definitely agree with the member, but in the coming days, the worries will be sorted out about GST network system. GST network system has started the facility for return filing and payment of tax through GST portal. The window for filing 3B GST has started on 5th August and it is fully functional now. Taxpayers can log on to their account and report their 3B GST details. The impact of GST on GDP cannot be predicted now as GST is being implemented in India for the first time, but we are certain that it will lead to increased GDP growth rate. Thank you, Madam. Honorable Member Shreyansh Mankar ji to ask question. देशभक्ति के मुद्दे को राजनीतिक अंग दिया जा रहा है। आज हमारे देश के अल्पसंख्यक वर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस पर हमारे सत्तापक्ष के मित्रों का क्या कहना है? सरकार अपना पक्ष रखे। धन्यवाद। Honorable Minister of Minority Affairs, please. हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा लिखा भूगोल युग ने, पर हमारा चित्र बहुरंगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में 1600 बोलियां बोलने वाले लोग, 12 धर्मों के अनुयायी, विभिन्न संप्रदायों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। कुछ लोग ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं तो कुछ निराकार रूप की उपासना करते हैं। कुछ समुदाय पेड़ पौधों में परमात्मा के दर्शन करते हैं तो कुछ लोग परमात्मा के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। ऐसी विविधताओं से भरा देश अपना भारत है। हम सांसद जो शपथ लेकर इस पावन सदन में आए हैं, क्या हम किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष, किसी विचारधारा विशेष के प्रतिनिधि हैं? हम पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधि हैं। 140 करोड़ भारतवासियों का कल्याण, यही हमारी जिम्मेदारी है। रही बात आपने जो प्रश्न उठाया है कि कुछ असामाजिक तत्व धर्म का चोला ओढ़कर विचारधारा की आड़ में समाज में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं और यह जो ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है वह शर्मनाक है। देश को संविधान के दायरे में रहकर चलना होगा। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। हमने सभी अवांछनीय घटनाओं को रोकने व उसका उन्मूलन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों डॉसियर तैयार कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के रुख को स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि
क्या हमारी आर्मी का वो जवान जो कड़ाके की ठंड में, भीषण गर्मी में दिन रात देश की रक्षा में सीमा पर खड़ा है, वे लोग मन समर्पित, तन समर्पित, देश का कर कर समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और बुजुर्ग के विचार से ओतप्रोत है। क्या वे किसी धर्म के लिए, किसी संप्रदाय के लिए सीमा पर खड़े हैं? वे 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा के लिए खड़े हैं। तो इस प्रकार हम सांसदों का क्या धर्म होना चाहिए? क्या हिंदू होना चाहिए? क्या मुसलमान होना चाहिए? हम सांसदों का और हम धर्म है इंडिया फर्स्ट। हमारा एक ही धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। हमारी एक ही भक्ति है भारत भक्ति। हमारी एक ही पूजा है 140 करोड़ देशवासियों का कल्याण। हमारी एक ही कार्यशैली है देश का सर्वांगीण विकास, और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। अब नियम 193 के अंतर्गत अल्पावधि चर्चा अथवा नियम 193 के अंतर्गत उठाने जाने वाली अवलंबनीय मामलों पर सदन में बहस होगी। कुंजन राजपूत जी, पलक यादव जी और अमिका महाला जी से मेरा अनुरोध है कि वह सदन के समक्ष अपनी चर्चा उठाएं। धन्यवाद महोदय। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। महाराष्ट्र जो कि भारत का एक प्रगत राज्य है, मगर असीम पीड़ा के साथ सदन को एक खेदजनक बात बताना चाहूंगी। इसी राज्य के मेघट के आदिम तथा जनजातीय क्षेत्र में विगत 6 महीनों से 40 बालकों की कुपोषण से मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 24 जन्म से पहले ही मृत्यु थे। जहाँ हमारी सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में जुटी है, वहीं ये माताएं अपने बच्चों को खो रही हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगी, इन माताओं की रुदन सरकार तक कब पहुंचेगी? चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, नागरिकों के लिए उचित स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंध करना क्या आपका दायित्व नहीं? केवल फाइलों में लिखा पड़ा पोषण आहार आदिवासियों तक कब पहुंचेगा? और ऐसी दुखद राशि फिर न उठे, इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई कदम भी उठाएगी या इन माताओं बहनों का आक्रोश केवल आईने रुदन बनकर भी रह जाएगा? माननीय सदस्य पलक यादव जी। महोदया, मैं नियम 193 के अंतर्गत मेड़घाट में हुई बाल कुपोषण और 40 बालकों की हुई दुखद मृत्यु का विषय उठाना चाहूंगी। यह त्रासदी राज्य शासन की निष्क्रियता को दर्शाती है। पोषण आहार जो कि केंद्र शासन द्वारा दिया जाता है, वह लाभार्थियों तक पहुंचा क्यों नहीं? और राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचती क्यों नहीं? इस बारे में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह एक उच्च स्तरीय कमेटी बिठाएं और ऐसी त्रासदी दोबारा ना घटे, इसकी विशेष दक्षता लें। धन्यवाद। माननीय सदस्य अमिका महाला जी। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं माननीय जन कल्याण मंत्री जी का ध्यान 40 आदिवासी बालकों का कुपोषण के कारण हुई मृत्यु की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। इस आपदा के कई आयाम हैं। इस समस्या का विश्लेषण सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। जिस प्रकार तमिल महाकवि तिरुवल्लुवर ने कहा है, clear shed but a people due to the misgovernance of the ruler will erode away nation's health and wealth। राज्य तथा केंद्र इस मामले में मिसगवर्नेंस के स्पष्टतया दोषी प्रतीत होते हैं और राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा नियोजित पोषण आहार की समीक्षा क्यों नहीं की जाती? यह पोषण आहार माता तथा शिशुओं तक पहुंचने से पूर्व ही कहीं हो जाता है और राज्य शासन द्वारा इन इलाकों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। यह मामला मुंबई राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन के निरीक्षित डॉक्टर्स के नियुक्तियों के बाद भी मूर्खों आदिवासियों तक हेल्थ सुविधा नहीं पहुंच पाती। यह संपूर्ण परिस्थिति हमारी असंवेदनशीलता नहीं दर्शाती तो और क्या? जब डॉक्टर हो असंवेदनशील और प्रशासन हो निष्क्रिय,
जब डॉक्टर असंवेदनशील और प्रशासन और निष्क्रिय, तब कहाँ करें आदिवासी अपनी वेदनाओं का शिक्षण? माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आदिवासी तथा दुर्गम क्षेत्रों तक हेल्थ सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध हो, इसलिए क्या उनके लिए विचाराधीन कोई प्रस्ताव है? धन्यवाद महोदय। Honorable Health Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सरकार पर एक ऐसा कलंक लगा है जो कि आने वाली कई पीढ़ियां भुला नहीं सकती। महाराष्ट्र सरकार पर यह परिस्थिति दोबारा घटित न हो, इसलिए स्वास्थ्य सेवा की समीक्षा कर रही है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में है। इस मामले पर तात्कालिक एवं दीर्घकालिक कदम उठाने की जरूरत है। इस संबंध में हमारे मंत्रालय द्वारा समीक्षा समिति भी स्थापित की गई है और बिना विलंब तात्कालिक उप योजनाओं पर भी काम शुरू है। थैंक यू मैम। Legislative business will be taken up. Honorable Minister of Labour to move the motion for the leave of the House to introduce National Rural Employment Scheme Bill. I beg to move for leave of the House to introduce the National Rural Employment Guarantee Bill Scheme 2020. The question is that the leave be granted to introduce a bill further to amend the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952. Those who are in favor, please say aye. Aye. Those who are against it, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The leave is granted. Please introduce the bill. I introduce the bill. Now we will take up the Criminal Procedure Amendment Bill 2022 for consideration. Honorable Home Minister, please move the bill. Honorable Speaker, ma'am, I beg to move the Criminal Procedure Bill 2022. It may be taken in for consideration. I beg to move that this bill shall be mandatory for police and prison officers to give them a legal sanctions for taking appropriate body measures of people identified as guilty of breaching of criminal law. It will help in the interest of prevention, detection, investigation, and prosecution, and crush down the rising crime. This bill seeks to authorize to take appropriate measurements of convicts and other persons for the purpose of identification, investigation in criminal matters, and to preserve records. It provides legal sanctions for taking measurements of people who are required to give such measurements like finger impressions, palm print, footprint, iris, and retina scan. Physical biological samples and analysis among others. It will make investigation in crimes more efficient and expeditious, and will also help in increasing the conviction rate. The legislation also impedes the National Crime Bureau of India to collect some national and store and preserve the data of these measurements. For sharing, dissemination, detection, and disposal of records, the bill seeks to authorize to take measurements of people who resist to give such measurements. Honorable Speaker, ma'am, this bill makes the investigation crime easier. Strict action against the law, breaches will keep the society safe and secure. After all, Rashtrapati is above Rajniti. So I am confident that all the House members will welcome this bill irrespective of the party affiliation. With these words, I move the Criminal Procedure Bill 2022 to be taken into consideration. Thank you, ma'am. Motion is to move the bill to be executed to enhance the connection rates in the country as well as bringing down the crime rates. It will act as a defender of human rights of law-abiding citizens. The bill is taken up for consideration. Honorable Leader of Opposition. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया मुझे। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बस यही कहना चाहूंगा कि इतनी सफाई ना दे, इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं। महोदय, हमारे देश का कानून सिर्फ शक्तिशाली लोगों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है, जिसकी वजह से आपराधिक तत्व अपराध करके बच जाते हैं और गरीब बेकसूर लोगों को इस कठोर कानून का सामना करना पड़ता है। यह सरकार, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सबको सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है,
वे इससे कोसों दूर हैं। इसीलिए मैं इस विधेयक का जोरदार विरोध करता हूँ। धन्यवाद महोदया। Minister may also express his views. धन्यवाद महोदय। आपके माध्यम से मैं समस्त सदन को यह बताना चाहता हूं कि जहां भारत विकास के पथ पर अग्रसर है, वहीं अपराध की खाई में गिरता चला जा रहा है। इस विरोधाभास से उभरने के लिए एक और कठोर कानून तो दूसरी ओर अपराध अन्वेषण तत्काल हो, इसके लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। पुलिस पर व्यवस्था और कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी है और वहीं अपराध अन्वेषण बनाए रखने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। जहां विदेश में अपराधियों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है ताकि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, हमारे देश में इसकी जरूरत महसूस हो रही है। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 के माध्यम से मैं सभी अपराधियों का ब्यौरा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा, जिससे बढ़ते क्राइम ग्राफ पर रोकथाम हो पाएगी। The urgency failed to introduce this bill. Please do wait for your turn and kindly maintain the decorum of the House. Honorable Prime Minister, please proceed. There is always an urgency for the others. I know the proposed law is strict, but it is required to bring check on the growing crimes. India has the greatest democracy, and to maintain its sanctity, the strict law is required. The present bill does not vest any unbridled power in the hand of prisoner or police officer. This would help to reduce the rise in crime. So I earnestly request to take up the bill for consideration. Thank you, ma'am. Member to proceed. Speaker Madam, I thank you for giving me the opportunity to express my views on Criminal Procedure Bill 2022. Respected Madam, I have some reservations regarding the bill. I could not understand what exactly was the urgency to introduce the bill. It would end up filling up yet another load of maintaining data. Most of the convicts often commit crime in the feet of anger. Then I wonder how this exercise would help the police investigation. My next point is that it is a great challenge to protect these data, which could also be misused by the police sometimes. And thirdly, the present bill if passed would violate the citizens' right to privacy and other fundamental rights. So I reject the notion of the consideration of the bill. Thank you, Madam. Madam, I thank you for giving me the opportunity to express my views on Criminal Procedure Bill 2022. India has a rich cultural heritage and vast potential to become a superpower of the world, but we are still unable to utilize its potential because the criminal activities in the society pose a constant threat. It adversely affects the investment climate. I think all the members of the House who think likewise, so I support the Criminal Procedure Bill and appeal other members to support it. Honorable Member Tejasvi Chandravanshi ji. Thanks, Madam. I have some question for concerned Minister. Will the data of criminal be made public or would it be accessible to students of criminology? What the mechanism is made to restrict the misuse of this law? Thanks, ma'am. I request Honorable Home Minister to clarify all the doubts to the fullest. Thank you, ma'am. Through you, I would like to justify the Criminal Procedure Bill 2022. As one of the members said, the cunning and hardcore criminal offense elude the hands of police, and innocent and poor are trapped. If the investigating agencies would have the data directly, the guilty would be trapped and brought to the courts of law. As the criminal data or personal records, it could not be made public, but specific cases as in Interpol, it would be shared but strict intent of investigation. Database is made on national level. Students or investigating agencies would have the data only if they are allowed by the concerned authorities. And their work is none other than research or investigation. District Superintendent of Police and Jail Superintendent would preside the data committee and district judges would also preside the data committee. At the measures, this bill is made to boost investigating agencies. ऐसे में कानून को हल्के में नहीं लिया जा सकता. With these words, I move the Criminal Procedure Bill 2022 will taken up into consideration. I also request all of the House members to pass this bill. Thank you, ma'am. Now, the question is that the bill is made mandatory for effective police investigation and control on law and order situations. Is the Honorable Member Vinayak Mishra ji moving the amendment in bill? No,
Honorable Speaker. I will not move the amendment. Thank you. Those who are in favor would say aye. Aye. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Now, the Home Minister to please move the bill to pass. Madam, I move the bill to be passed. The House will take up the private member's resolution. I call upon Honorable Member Tejasvi Chandravanshi ji. Thank you, Madam. This House has discussed the Criminal Amendment Bill. Every citizen is bound by the law. Again, in Parliament, we have some privileges, but it is seen that these privileges are wrongly used. The charges of corruption are not new. On this backdrop, there should be a common model code of conduct for MPs to bring ethics in the public administration in the Parliament. Members, we are running out of time. Just move on to clarification. Honorable Minister of Parliamentary Affairs, please. Speaker, Madam, I would like to thank the member for bringing one important point. It points out the need of identifying unethical and problematic practices, and all steps are taken to fully absolve from the stigma of corruption. Secondly, a committee has already been appointed to redefine their code of conduct for removing every loophole so that sooner or later this menace would end. Madam, through you I request Honorable Member to withdraw her resolution. Thank you, ma'am. Honorable Member, leave the House to withdraw her resolution. The House is withdrawn. Now, the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. I request National Anthem.